हेलो एस्पायरेंट्स, वेलकम बैक टू इजी प्रिपरेशन इंस्टीट्यूट। मेरा नाम अंकुर शर्मा और आज हम डिस्कस करेंगे जहां लास्ट क्लास में छोड़ा था वहीं से आगे बढ़ाते हैं। जहां लास्ट क्लास में डिसकंटिन्यू किया था ना, वहीं से आगे बढ़ाते हैं। एक मिनट, मैं इसको सेटअप कर लेता हूँ थोड़ा सा और मेरी आवाज आ पा रही होगी आप तक। और बढ़ते हैं आगे, स्टार्ट करते हैं। तो हम डिस्कस कर रहे थे मेनली मनी, इसको मनी वाले पोर्शन को। तो मनी वाले पोर्शन में मैंने आपको बता दिया था कि जो मनी है उसका क्या डेफिनेशन होता है, मुद्रा जो है उसका क्या डेफिनेशन होता है, और उसके मैंने फिर फंक्शंस भी बताए थे। व्हाट इज द मेजर फंक्शंस ऑफ द मनी। कुछ इसके प्राइमरी फंक्शंस की बात हमने की थी और कुछ इसके सेकेंडरी फंक्शन की बात मैंने बताया था। तो प्राइमरी फंक्शन में हमने देखा था कि मीडियम ऑफ एक्सचेंज होता है। मीडियम ऑफ एक्सचेंज होता है कि मतलब विनिमय का माध्यम होता है। दूसरा यूनिट ऑफ अकाउंट होता है, जो हमारा अकाउंट होता है, खाता होता है, उसकी इकाई होता है। और मेजर ऑफ वैल्यू होता है, मूल्य का मापदंड होता है। ये तीन मैंने लिखवाए थे, बहुत सारे लिख सकते हैं लेकिन ये मेजर तीन है तो इन्हीं को मैंने लिखवाया था। ये थे हमारे प्राइमरी जो फंक्शंस हैं। कुछ फंक्शंस इसके सेकेंडरी फंक्शन भी है, द्वितीयक फंक्शन भी है, द्वितीयक कार्य भी है। वो कौन कौन से हैं जो मैंने आपको बताया था पहले कि स्टोर ऑफ वैल्यू, मूल्य का निर्धारण करना, और ट्रांसफर ऑफ वैल्यू, मूल्य का हस्तांतरण करना, और तीसरा फ्यूचर ट्रांजेक्शन, भविष्य का लेन देन इसके द्वारा मापा जाता है, इसमें आंका जाता है। तो इतना यहाँ तक मैंने आपको कल करा दिया था। इतने में कोई दिक्कत हो, कुछ चीज समझ में ना आ रहा हो तो आप बेझिझक होकर पूछ सकते हैं। और जो फिर उसके बाद मैंने आपकी जो स्क्रीन पर आपको शो हो रहा है, ये भी मैंने आपको पढ़ा दिया था कि जो हमारे यहाँ इंडियन करेंसी नोट है उस पर क्या क्या प्रिंट है, क्या क्या उस पर छपा हुआ है, और अभी कितने नोट है। भाई 10 रुपए का है, 20 रुपए का है, 50 का है, 100 का, 200 का और 500 का। 2000 का बंद कर दिया गया, अब तो वापस डिमोनेटाइजेशन कर दिया गया है। डिमोनेटाइजेशन टॉपिक है, उसको भी पढ़ेंगे। तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपके, क्लियर है। मैंने 2000 का भी लिखवा दिया था कि भाई इसका कलर मैजेंटा है और मंगलयान छपा हुआ है, इस पर मंगलयान इस पर प्रिंटेड है, इसका कलर लिखवा दिया। डायमेंशन को लिखवाना मैंने उचित नहीं समझा है। अगर आपको देखना है तो आप गूगल करके देख सकते हैं, बाकी इतना ज्यादा नहीं आता है, इसलिए मैंने आपको लिखवाने की कोशिश भी मतलब लिखवाना उचित नहीं समझा है। क्या लिखवाना उचित नहीं समझा तो करते हैं यहाँ से स्टार्ट चीजों को। एक मिनट में इसको चार्जिंग कनेक्टिविटी कर देता हूँ। सही कनेक्टिविटी सही नहीं हो रही है आई थिंक। चलो स्टार्ट कर देते हैं। मेरा भी पूरे दिन बोलते बोलते गला दुख जाता है, कॉपरेट करके स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट हेडिंग डाल देंगे बार्टर सिस्टम। बाइलिंगुअल ही करेंगे चीजों को, है ना। नेक्स्ट हेडिंग डाल देंगे बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम, बार्टर सिस्टम होता क्या है। बार्टर सिस्टम होता क्या है, इसको बोलते हैं वस्तु विनिमय प्रणाली। वस्तु विनिमय प्रणाली, इसका मतलब होता है एक्सचेंज ऑफ गुड्स। एक्सचेंज ऑफ गुड, ठीक है। एक्सचेंज ऑफ गुड्स के मतलब वस्तु के बदले वस्तु की प्राप्ति। वस्तु के बदले वस्तु की प्राप्ति। मान लेते हैं यह है एक व्यक्ति अजय। एक व्यक्ति क्या है, अजय है। ये क्या है, एक व्यक्ति अजय है। इसके पास है
10 केजी गेहूं, 10 केजी व्हीट है, गेहूं है। अब इसको खाना है क्या? मकई का आटा। ये है एक व्यक्ति, रोहित लिख लेते हैं, रोहित। इसके पास क्या है? 10 केजी मक्का, 10 केजी मक्का। तो अजय क्या काम करता है? इसको बोलता है अजय कि भाई तुम कितना केजी गेहूं ले लो? 2 केजी गेहूं ले लो, और जितना भी रेट रहेगा, मान लेते कह देते हैं, ये कह देता कि 2 केजी मक्का तुम ले लो। ठीक है। एक दूसरा पर्सन है यहाँ पर, अमित। दूसरा पर्सन क्या है यहाँ पर? अमित। इसके पास है बाजरा, इसके पास क्या है? बाजरा। ठंडा आ गया है तो रोहित को बाजरे की रोटी खाना है। तो रोहित बोला इससे कि आप मक्का ले लो मेरे से, या जो गेहूं दिया था अजय ने, उसको बोला कि आप गेहूं ले लो, और अमित से बोला तुम मेरे को क्या दे दो? बाजरा दे दो। मतलब वस्तु के बदले वस्तु का जो विनिमय किया जाता है। या दूसरा एग्जाम्पल मैं समझाऊं, जैसे गांव में होता था पहले, अभी भी होता है कि जो गेहूं कटता है, जब गेहूं कटाई होती है, तो जो मटका बनाने वाले जो कुम्हार होते हैं, वो क्या काम करते हैं? मटका बना के लाते हैं और किसान को उसके खेत पर दे जाते हैं। इसके बदले में वो किसान से गेहूं ले जाते हैं, किसान से भूसा ले जाते हैं। मतलब पैसे में लेन देन वहां पर नहीं होता है उन चीजों। या पहले ऐसा होता था, जैसे कि मान लीजिए एक गांव में एक बढ़ई है, एक बढ़ई है, एक फावड़े बनाने वाला है, हाँ? लोहार है। तो किसान को फावड़े की जरूरत है, किसान को फावड़े की जरूरत है, क्योंकि मनी नहीं था उसमें, मतलब मनी का मतलब पैसा नहीं, करेंसी नहीं हुआ करता। तो वस्तु ही क्या काम करता था? करेंसी के रूप में काम करता था। तो होता क्या था, मैं किसान हूं और एक सामने आदमी है, वो क्या है? लोहार, वो फावड़ा बनाता है। तो मैं गया उसके पास कि भाई मेरे को फावड़ा दे दो, मेरे को फावड़ा दे दीजिए। तो वो उसने मेरे को फावड़ा दिया। तो वो बोलता था मेरे को गेहूं दे दीजिए, मेरे को क्या हो जाएगा? गेहूं खाने के लिए हो जाएगा। तो मैं उसको फावड़ा दे के, सॉरी, मैं उससे गेहूं दे के गया और उससे फावड़ा लेकर आ गया, फिर फावड़ा लेकर आ गया। सेम दूसरा, एक कोई दूसरा पर्सन है, एक कोई दूसरा पर्सन है, मान लो कोई एक मैकेनिक है, एक कोई मैकेनिक है जो जो बैल बुग्गी होती थी पहले, उनको ठीक करता है। तो मैं वहां पर गया कि मेरी जो बुग्गी है, जो बैलगाड़ी है, इसको सही कर दीजिएगा। तो उसने बैलगाड़ी मेरी को सही कर दी, बदले में मैंने उसको अनाज दे दिया। तो इसको बोलते हैं बार्टर सिस्टम, कि जब एक वस्तु, जब गुड्स एज ए वर्क करे किसके रूप में? करेंसी के रूप में, बोलते हैं बार्टर सिस्टम। अब बात करते हैं नेक्स्ट। अब बात करते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं, बार्टर सिस्टम। लेकिन इसकी कुछ समस्याएं भी थी, इसकी कुछ समस्या भी हैं, प्रॉब्लम्स भी हैं। क्या प्रॉब्लम्स हैं, उनको एक बार एनालिसिस कर लेते हैं। किसकी? बार्टर सिस्टम। पहले कि देखो, जब किसान के पास गेहूं कटा, तो किसान के पास क्या है? गेहूं ही गेहूं है। तो वो क्या करता था? पूरा गांव उस लोहार को या उस बढ़ई को या उस कुम्हार को सब क्या दे रहा है? गेहूं गेहूं दिया जा रहा है, गेहूं गेहूं दिए जा रहा है। तो अब उसके पास स्टोर करने के लिए इतनी जगह नहीं है। तो सबसे पहले क्या है? स्टोरेज प्रॉब्लम। इसको लिख लेते हैं। सबसे पहले कौन सी प्रॉब्लम आई? स्टोरेज प्रॉब्लम। कि भाई क्या, कि मैं भी गेहूं दे के आया उस व्यक्ति को, और 50 लोग और गेहूं दे के आए, और 50 लोग और गेहूं दे के आए। उसके पास गेहूं इतना ज्यादा हो गया कि अब वो क्या काम करे? किसी दूसरे से गेहूं से बदल के मक्का लाएगा। या अगर उसको स्टोर करेगा तो कैसे स्टोर कर पाएगा? कैसे स्टोर कर पाएगा? क्योंकि गाँव में कच्चे मकान होते थे, गाँव में कच्चे मकान हुआ करते थे। तो सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम आती थी वो थी स्टोरेज की, कि कैसे स्टोर किया जाए और कैसे गेहूं को लंबे समय तक बचाकर रखा जाए। गेहूं या मतलब और भी सारी चीजों के लिए। गेहूं को इसलिए एग्जांपल दे ताकि आपको जल्दी से समझ में आ जाए। अब बात करते हैं नेक्स्ट, अब बात करते हैं नेक्स्ट, कि मैं गेहूं एक
एक कटोरा था या एक बैग था, कटोरे में ज्यादा ले जाते थे, या जो परात होता है, परात में ले गया। सबसे जो दूसरी प्रॉब्लम थी, वो प्रॉब्लम थी मीजरिंग की, मीजरमेंट कैसे किया जाएगा, मीजरमेंट कैसे किया जाए, क्योंकि जो कुम्हार है या जो लोहार है, वो वहां पर तराजू लगाकर तो नहीं बैठा, वेटिंग वेटिंग मशीन तो लगाकर नहीं बैठा है। तो मैं किसान हूं, मैं उसको जा रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि 10 किलो है, कितना है, 10 kg है, वो कह रहा है नहीं ये 8 किलो। दूसरी प्रॉब्लम प्रॉब्लम क्या थी, डिफिकल्टी इन मीजरिंग प्रॉब्लम, कि मीजर करना बहुत बड़ी एक चुनौती थी। आप आपने देखा होगा गांव में अभी भी अगर वो जब लेने आते तो किसान उनको बोल देता है कि बांध लीजिए भूसा, मतलब भूसा की एक गड्डी ले लीजिए, या कह देता है ऐसे ही नाप के कि देखिए ये गेहूं है ले लीजिए। तो वो एक्चुअल वो अगर 10 किलो होता है तो वो भी 5 किलो ही बताते हैं, और किसान भी उसको 15 किलो बताता है। तो यह भी एक इंटरेस्टिंग टॉपिक रहता है वहां पर डिबेट का, कि भाई इन्हें नहीं तो ये 5 किलो, फिर बीच के एक व्यक्ति को लाया जाता है कि नहीं तो भाई ये 5 किलो है, और ना ही ये 15 किलो, कोई बीच का रास्ता निकाल लेते हैं। या फिर क्या करते हैं, आजकल तराजू आ गए, पहले तराजू नहीं हुआ करते, मेजरिंग नहीं हुआ करते। पहले अगर खेत में तराजू से मापन करके आप किसी को दे देते तो उसको अशुभ भी माना जाता था। अब क्या है कि देखो और चेंज हुआ है समय में, है ना, और लोग प्रॉब्लम लेना ज्यादा नहीं चाहते, है ना, कहते हैं ना कि रिस्क नहीं, रिस्क का मतलब टेंशन नहीं लेना है, चाहे थोड़ा बहुत फालतू चला जाए, वो भी खुश हो जाए और हम भी खुश हो जाए, क्योंकि नाप के देंगे तो ना तो उसको ये लगता है सामने वाले व्यक्ति को कि मेरे को कम दे दिया, और ना ही जो दे रहा होता उसको भी ये नहीं लगता है कि भाई मैंने क्या कर दिया, ज्यादा दे दिया, कि तराजू से तोल के दिया है, मैं ना तो मैंने कुछ बचाया और ना उसको ये लगा कि मेरे को कम मिला है। तो ठीक है, दूसरे प्रॉब्लम लगते हैं, डिफिकल्टी इन मेजरिंग द वैल्यू। और फिर दूसरी नेक्स्ट कंडीशन भी, प्रॉब्लम भी इसी से रिलेटेड, क्योंकि भाई मेरा इंटरेस्ट था या मैं चाह रहा था कि मेरे को थोड़ा सा मक्का मिल जाए, थोड़ा सा गेहूं मिल जाए, थोड़ा सा बाजरा मिल जाए, और थोड़ा सा चावल मिल जाए, राइस मिल जाए। लेकिन लोग क्या कर रहे हैं, लोग जब चावल का सीजन आया तो चावल ही लेके आ रहे हैं, चावल लेके आ रहे हैं सब, लेकिन एक लिमिट में ही तो चावल खा सकता हूँ। या फिर जब गेहूं का सीजन आया तो सब लोग गेहूं लेके आ रहे हैं। तो स्टोरेज की प्रॉब्लम तो एक दूसरी तरफ रह गई, और मीजरिंग की प्रॉब्लम एक दूसरी तरफ रह गई। फिर एक और प्रॉब्लम निकल के आई कि ड्वेल वांट्स का, 12 का, कि मैं जो मेरी दोहरी इच्छाएं थी उनका संयोग हो गया, कि मैं चाह रहा था कि मेरे को सब चीज मिल रहा है, लेकिन मेरे को मिल क्या रहा, एक ही चीज मिल रहा है। तो फिर मैं उस चीज को लेकर जाऊंगा किसके पास, किसी दूसरे के पास, जिसके पास वो एक्स्ट्रा होगा, के पास वो एक्स्ट्रा होगा, उससे फिर से मैं बदल के लाऊंगा। मतलब पहले एक व्यक्ति ने मेरे को गेहूं दिया, मैंने उस गेहूं को दोबारा से फिर से अपने बर्तन में भरा, मैं किसी तीसरे व्यक्ति के पास पहुंच गया कि भाई ये गेहूं आप ले लीजिए, इस गेहूं के बदले मेरे को मक्का आप दे दीजिए। ये सब चलता रहता है, गाँव में अभी भी होता है, गाँव में अभी भी होता है। जैसे अभी भी हमारे गाँव मोहल्ले में तो ऐसे ही होता है कि अगर गाँव में कि अगर किसी के घर पे कोई दूसरी सब्जी बनी है, किसी के घर पे कोई दूसरी सब्जी बनी है, तो एक कटोरी सब्जी इस घर से उस घर में पहुंचा दी जाती है, और एक कटोरी सब्जी इस घर से इस घर में आ जाती है, इस घर से इस घर में आ जाती है। ऐसे ही अ, इस घर में गेहूं का आटा है, इस घर में मक्का का आटा है, तो ये एक कटोरा आटा यहाँ से यहाँ चला जाता है, और एक कटोरा आटा यहाँ से यहाँ आ जाता है। तो मक्का का गेहूं में दे देते हैं, और गेहूं वाले को मक्का का दे देते हैं। उसी को बार्टर सिस्टम देखने सिटीज में ऐसा देखने को नहीं मिलता है। इसको लिख लेते हैं नेक्स्ट, लैक ऑफ ड्वेल कोइंसिडेंस ऑफ ऑफ वांट्स। नेक्स्ट, प्रॉब्लम ऑफ डिविजिबिलिटी, प्रॉब्लम ऑफ डिविजिबिलिटी। तो ये तो थे हमारे जो प्रॉब्लम्स की। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ
मनी। टाइप्स ऑफ मनी, मुद्रा के प्रकारों की बात करते हैं, कुछ प्रकार से इनकी बात करते हैं। पहला, फर्स्ट, पहला आ जाता है कोमोडिटी करेंसी। कोमोडिटी करेंसी, वस्तु मुद्रा। वस्तु मुद्रा जो बार्टर सिस्टम है उसी की तरह होती है कि जब वस्तु मुद्रा का कार्य करे। जब वस्तु मुद्रा का कार्य करे, ठीक है। जैसे आप सब लोगों ने देखा होगा, जब आइसक्रीम वाला आता था गाँव में, जो लोग गाँव के हैं वो तो रिलेट कर पाएंगे, जो लोग गाँव के हैं वो इससे रिलेट कर पाएंगे। तो जब आइसक्रीम वाला आया करता था, है ना, तो हम लोग क्या करते थे, मैं तो गिलास में लेके जाता था, एक गिलास लेके मैं गिलास में गेहूं भरकर ले जाते थे और आइसक्रीम वाले भैया को दे देते थे कि भैया लीजिए। तो वो भी कट्टा लग के रखा था स्टोर करने के लिए, उसमें पलट रहा था और हमको एक आइसक्रीम दे दिया करता था। मतलब यहाँ पर गेहूं किसके रूप में काम कर रहा है, मनी के रूप में, मतलब करेंसी के रूप में, मुद्रा के रूप में। ठीक है? इसी को क्या बोलते हैं, कॉमोडिटी करेंसी बोलते हैं। नेक्स्ट हेडिंग डाल देंगे दूसरा, प्लास्टिक करेंसी। नेक्स्ट हेडिंग, प्लास्टिक करेंसी। प्लास्टिक करेंसी, प्लास्टिक करेंसी कौन सी है, जैसे क्रेडिट कार्ड, जैसे क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, एक्सेट्रा। तो नेक्स्ट, स्मार्ट मनी। नेक्स्ट, स्मार्ट मनी, ये भी सेम ही है, ये भी क्या है, सेम ही है। ऐसे कर देता हूं मैं, स्मार्ट मैं भी तरीका से कर देता हूँ, इस तरह से लिख देता हूं और इसके आगे इस तरीके से बना देता हूँ दोनों, है ना, क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड। अब बात करते हैं डिजिटल करेंसी। कौन सी करेंसी, डिजिटल करेंसी। डिजिटल करेंसी का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉनिक रूप में, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। और इसको यूज कहाँ किया जाता है, ऑनलाइन, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के रूप में। जैसे अगर इसकी कुछ एग्जाम्पल की बात करूं, जैसे आरबीआई के द्वारा एक रुपया जारी किया गया है, ई रुपी, इसके द्वारा, आरबीआई द्वारा ई रुपी, ठीक है। दूसरी एक और डिजिटल करेंसी है, क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी जैसे कुछ मैं नाम लिख देता हूँ, बिटकॉइन, बिटकॉइन ना, एक और नाम लिख देता हूँ, एथेरियम, बिटकॉइन और एथेरियम। क्लियर, चलो इसके बाद हेडिंग डाल देते हैं एक, पेपर करेंसी। पेपर करेंसी, पेपर करेंसी कौन सा है, जिसका निर्माण
कागज पर किया गया हो, जो हम यूज करते हैं ना। जिसका निर्माण कहाँ किया गया हो, कागज पर किया गया, जैसे भारत का रुपया है। ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग डाल देंगे मेटेलिक करेंसी। मेटेलिक करेंसी, मेटेलिक करेंसी का मतलब क्या है, मेटल फॉर्म में है ना। फॉर्म बाई मेटल्स। कॉइन, कॉइन्स है ना। जैसे कुछ कॉइन पहले आपने देखा होगा सिल्वर के भी होते हैं, ठीक, कुछ गोल्ड के भी होते हैं, कुछ तांबा कॉपर के भी होते हैं, इत्यादि। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट मनी की, लीगल मनी या लीगल टेंडर। लीगल टेंडर, लीगल टेंडर कौन सा होता है, जो सेंट्रल बैंक के द्वारा, सेंट्रल बैंक मतलब हमारे यहाँ पर आरबीआई, आरबीआई के द्वारा क्या किया जाता है, इश्यू किया जाता है। और उस पर जो आरबीआई का नोट होता है उस पर क्या लिखा होता है, उस पर एक प्रोमिसरी नोट लिखा होता है, एक वचन पत्र लिखा होता है, जिसमें लिखा होता है कि भाई मैं धारक को, ये 100 रुपए का नोट है, मैं धारक को 100 रुपये अदा करने का वचन देता हूँ। नीचे आरबीआई के गवर्नर के सिग्नेचर होते हैं, आरबीआई के गवर्नर के क्या होते हैं, सिग्नेचर किए हुए होते हैं, है ना। तो वो किसका वचन है, किसने प्रॉमिस किया है कि ये 100 रुपये का नोट है, आरबीआई के गवर्नर, मतलब वो क्या है, कागज ही तो है, वरना क्या है, कागज ही। तो अगर आरबीआई के गवर्नर कहें कि आज से हम जो ये नोट है इनसे अपनी लीगलिटी वापस ले रहे हैं, तो लीगल टेंडर नहीं रहेगा। तो मतलब फिर क्या हो जाएगा, वो एक पीस ऑफ पेपर रहेगा, सिर्फ कागज का एक टुकड़ा रह जाएगा और कुछ नहीं रहेगा। जैसे आपने देखा होगा आज रात 8 बजे से नरेंद्र मोदी जी ने कहा था, उसके बाद क्या हो गया, सब जो लोग छुपा कर रख रहे थे वो क्या करने लगे, लेके दौड़ने लगे खर्च करने के लिए, पेट्रोल डलाने के लिए, इधर उधर ये सब करने, काम करने स्टार्ट कर दिया उन्होंने। ठीक है, अब बात करते हैं इसके, लिखवा देता हूँ इसमें थोड़ा सा, ठीक ना। इश्यूज फ्रॉम गवर्नमेंट और सेंट्रल बैंक, ब्रैकेट में आरबीआई, और इसको कोई भी लेने से मना नहीं कर सकता, ये सब आप जानते हैं। नेक्स्ट, हार्ड करेंसी। हार्ड करेंसी, हार्ड करेंसी का मतलब है जिसकी डिमांड ज्यादा हो और सप्लाई कम हो, मतलब इजीली ना मिल पाता हो, आसानी से ना मिल पाता हो, जैसे डॉलर। एग्जाम्पल की बात करते हैं तो डॉलर, एक आता है इजी मनी, इजी करेंसी। इसमें लिखेंगे जिसकी डिमांड कम हो और सप्लाई ज्यादा हो, जैसे भारतीय रुपया, भारतीय रुपया। एक होता है हॉट करेंसी, हॉट करेंसी भी क्या होता है, जिसमें शीघ्र पलायन की जो मतलब वेलोसिटी इसकी ज्यादा हो, जैसे ये गर्म चीजें मान लेते हैं, ये क्या है, एक गर्म चीज, इसको आप ज्यादा देर तक हाथ में रोक कर नहीं रख सकते, क्या कर सकते, ज्यादा देर तक हाथ में रोक कर नहीं रख सकते, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, हॉट मनी कहा जाता है। ठीक है, अब इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा फैक्ट के बारे में लिखवा देता हूँ, तो वो फैक्ट लिखना स्टार्ट कर दें।
नोट के बारे में, जो करेंसी है इनके बारे में, नोट। चलो लिखते हैं फर्स्ट, इंडियन करेंसी पेपर मिल। इंडियन करेंसी पेपर मिल कहाँ है? कहाँ पर है भाई? होशिंगाबाद में। होशिंगाबाद है ना, इसी को बोलते हैं नर्मदापुरम। नर्मदापुरम कहाँ? एमपी, मध्य प्रदेश ना। कहाँ पर? एमपी, मध्यपुरम, मध्य प्रदेश में। दूसरा, दूसरे की बात करता हूँ, इंक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। इंक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कहाँ पर? वर्णिका। कहाँ पर? वर्णिका, मैसूर। मैसूर। तीसरा पॉइंट, कॉइनेज एक्ट कब लाया गया? कॉइनेज एक्ट लाया गया 2011 में। और भारत सरकार, सॉरी, भारत में कहा गया है कि जो भारत सरकार है वो कॉइनेज एक्ट के अकॉर्डिंग मैक्सिमम 1,000 रुपए का सिक्का जारी कर सकते ना। मैक्सिमम 1,000 रुपए का सिक्का। अभी कितना है मैक्सिमम सिक्का जो है? 20 रुपए का। 20 रुपए का है तो भाई 1 रुपए का सिक्का है, और 2 रुपए का सिक्का है, 5 का सिक्का है, 10 का सिक्का है, और 20 का सिक्का। तो लिख लेते हैं इस पे, यहीं पे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कैन इश्यू मैक्सिमम 1,000 रुपीज कॉइन। 1,000 रुपीज कॉइन। नेक्स्ट फैक्ट लिखेंगे 14, 4, जो लैंग्वेज ऑफ इंडियन पेपर करेंसी पे है। पेपर करेंसी पर टोटल कितनी भाषा है? 17। टोटल कितनी? 17, 17। ठीक है, टोटल कितनी लैंग्वेज है? 17। इन लैंग्वेजेस को लिखवा देता हूँ, ये कौन कौन सी 17 लैंग्वेजेस है। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं और यहाँ लिख देता हूँ 17 लैंग्वेजेस ऑन पेपर करेंसी। ऑन पेपर करेंसी कौन कौन सी 17? हिंदी, इंग्लिश, असमी, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, कन्नड़ के बाद में कश्मीरी। नेक्स्ट, 8वें नंबर की कोकड़ी।
कोंकणी। और फिर नाइन्थ, नाइन्थ नंबर की मलयालम। 10वें नंबर की नेपाली। 11वें नंबर की मराठी। 11वें नंबर की मराठी। 12वें नंबर की उड़िया। उड़िया है ना। और 13वें नंबर पे पंजाबी। और 14वें नंबर पे 14 पे संस्कृत। संस्कृत। और 15 नंबर पे तमिल। 3 नंबर पे तेलुगु। और 17 नंबर पे और लास्ट उर्दू। ये सारी लैंग्वेजेस हैं जो लिखी हुई है कहाँ पर, इंडियन करेंसी नोट पर। इंडियन करेंसी नोट पर। फिर और कुछ फैक्ट लिखते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट लिखेंगे करेंसी नोट। प्रिंटिंग पैलेस इन इंडिया। कि जो भारत में करेंसी नोट प्रिंट किए जाते हैं वो कहाँ कहाँ किए जाते हैं, कहाँ कहाँ प्रिंट किए जाते हैं। पहला, 4 पैलेस है। कितने पैलेस हैं टोटल? 4 पैलेसेस। टोटल कितने हैं? 4 पैलेसेस। ऐसे लिख लेते हैं। इनका एक एक करके मैं नाम लिखता हूं। पहला देवास। कहां पर? एमपी में। पहला देवास एमपी में। दूसरा नासिक। दूसरा नासिक कहां पर? एमएच। एमएच का मतलब महाराष्ट्र। और तीसरा मैसूर। मैसूर कहां पर? कर्नाटका। शॉर्ट में लिख दिया ना, कर्नाटका में। और तीसरा, सॉरी, फोर्थ और लास्ट सालबोनी। सालबोनी कहां पर? वेस्ट बंगाल में। कहां पर? वेस्ट बंगाल में। पश्चिम बंगाल। ये तो थे करेंसी के। अब बात करते हैं नोट, जो सिक्के हैं, कॉइन मिंट पैलेस। कॉइन मिंट पैलेस। ये भी कितने हैं? ये भी 4 हैं। ये भी कितने हैं? ये भी 4 हैं और ये भी 4। इन चारों के नाम क्या क्या हैं उनको एक बार लिखते हैं। फर्स्ट कोलकाता। फर्स्ट कोलकाता। ये कम करते हैं, ईयर के हिसाब से लिखते हैं। सबसे लास्ट का मतलब सबसे पहला। सबसे पहला नोएडा। सॉरी, हैदराबाद। सॉरी, हैदराबाद नहीं, मुंबई। 1830। इसके बाद दूसरा हैदराबाद 1903 में। फिर तीसरे नंबर का। इसके बाद कोलकाता, कलकत्ता 1950। फिर इसके बाद नोएडा 1980।
तो ये 4 पैलेसेस हैं जहाँ पर सिक्कों को मिंट किया जाता है, जहाँ पर सिक्कों को मिंट किया जाता है। अब बात करते हैं भारतीय रुपये के बारे में कि इसको किसने बनाया, इसका लोगो कब अपनाया गया, लोगो बनाया किसने, सारी चीजें यहाँ पर डिटेल में बात करते हैं। चलते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। चलो नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे भारतीय रुपया। भारतीय रुपया, इंडियन रुपी। इसके बारे में बात करते हैं, इंडियन रुपी के बारे में। तो जो इसका लोगो है, जो इसका लोगो है वो डिजाइन किसने किया है, उदय कुमार ने, उदय कुमार ने दिया है, जो कहां से रेट करते हैं, आईआईटी बॉम्बे के छात्र हैं, स्टूडेंट ऑफ आईआईटी बॉम्बे। लोगो डिजाइन किसने किया है, उदय कुमार ने। किया कैसे है, मैं एक चीज लिखता हूं यहाँ पर, आर प्लस आर, इस तरह से डिजाइन किया है, इस तरह से डिजाइन किया है इन्होंने। ठीक है, और इसके बारे में और लिखता हूँ, ये जो भारत सरकार ने अपनाया है, ये जो भारत सरकार ने अपनाया है वो अपनाया है 15 जुलाई 2010 को, 10 को भारत सरकार द्वारा अपनाया है। भारत सरकार के द्वारा क्या किया गया, अपनाया गया। और जो ये लोगो बनाया गया है, ये जो लोगो बनाया गया है ये 2 लैंग्वेजेस में है, 2 भाषा में, 2 भाषा। पहला, एक तो हिंदी में और दूसरा इंग्लिश में। हिंदी में जो लिखा गया है उसके लिए लिपि कौन सी है, देवनागरी लिपि। देवनागरी लिपि को स्क्रिप्ट बोलते हैं, है ना, देवनागरी स्क्रिप्ट लिपि में। और फिर इधर रोमन लिपि में। रोमन लिपि में कैसे, मैं समझाता हूँ, लिखता हूँ यहाँ पर थोड़ा सा, थोड़ा कर, इस तरह से, इस तरह से ना, और इस साइड में लिखता हूँ। नेक्स्ट चल, तो ये तो था हमारा किसके रुपये में, किसके रूप में, भारतीय रुपये के बीच में। इसमें थोड़ा सा और फैक्ट है, उसको और मैं लिखवा देता हूँ यहाँ पर, लिखवाते हैं, यहाँ पर लिखवाते हैं ई रुपी के बारे में। क्योंकि जब मैंने डिजिटल करेंसी आपको पढ़ाया था तो ये वहां पर चर्चा में
आया था। ई रूपी है क्या? इसकी जो डिक्लेरेशन किया गया था, वो डिक्लेयर किया गया था 1 फ़रवरी को और 2022 में, है ना? बजट 2022-23 के बजट में, ठीक है? तो क्या लाना है? आरबीआई लाएगा डिजिटल करेंसी। लेकिन लॉन्च कब किया गया? ये जो लॉन्च किया गया, ये लॉन्च किया गया 1 नवंबर 2022 को बाय द आरबीआई, बाय द आरबीआई। और इसका कुछ अदर नेम भी है, इसका कुछ अदर नाम भी है, जैसे सीबीडीसी, सीबीडीसी। सीबीडीसी का मतलब सेंट्रल बैंक सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, ठीक है? और इसको लीगल टेंडर माना है, इसको आरबीआई ने क्या कहा है? लीगल टेंडर। लीगल टेंडर। अब लीगल टेंडर तो आपके लिए नया नहीं है, लीगल टेंडर तो आप समझते ही हैं, ये मैंने आपके पीछे ही समझा चुका हूँ, इसलिए नोट करके लिखेंगे, नोट कर, या ऐसे ही लिखवा देता हूँ यहाँ पर, तो थोड़ा सा और ऊपर ले जाते, चलो थोड़ा यहीं पे रख देते हैं। जो डेसिमल या डेसिडियल सिस्टम है, डेकाडियल सिस्टम है, वो कब अपनाया जाता है? 1 अप्रैल 1957 को अपनाया। इसमें क्या होता है, इसके बारे में बता दें। 1 रुपया, 100 पैसे, 100 पैसे। उससे पहले हम क्या करते थे? 1 रुपया किसके बराबर होता था? 16 आना। आपने सुना होगा जरूर अपने दादा दादी से, इतने आना है, इतने आना है। तो वो आना मतलब कम सौ आना नहीं है, वो रुपए की बात करते हैं, मतलब उनका 16 आना अगर वो कह रहे हैं, तो वो 1 रुपए की बात कर रहे हैं। अगर वो 4 आना कह रहे हैं, तो 25 पैसा की बात कर रहे हैं। अगर वो 8 आना कह रहे हैं, तो फिर 50 पैसे की बात कर रहे हैं। ठीक है? तो उससे पहले ये चलता था। लेकिन जो डेकेडियल सिस्टम है, वो हमने कब अपनाया? इस तारीख को, 1 अप्रैल 1957 को, 1957 में। ये दशमलव प्रणाली बोलते हैं इसको, इसको क्या बोलते हैं? दशमलव प्रणाली। डन, ठीक है, ठीक है। तो मनी की जो क्लास है, जो मनी का टॉपिक है हमारा, हो गया यहाँ पर समाप्त। अब इसके बाद जो हम पढ़ेंगे, इसके बाद जो हम पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे डीमोनेटाइजेशन।
डिमोनेटाइजेशन, विमुद्रीकरण। तो सर विमुद्रीकरण, डिमोनेटाइजेशन। डिमोनेटाइजेशन, विमुद्रीकरण। इसको करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास को इतना ही रहने देते हैं और मिलते हैं नई क्लास में। तब तक आप जो मैंने आपको पढ़ाया है उतना आप पढ़ते रहिए। आपका टेस्ट करा लेंगे, आपका टेस्ट किसी दिन शेड्यूल करा देंगे। मिलते हैं नई क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद। एक काम करते हैं, इसको बैंकिंग का ही पार्ट बना देते हैं। मैं आपको पीडीएफ भिजवा देता हूँ ना, तो पार्ट 4 बना देते हैं, पार्ट 4। ठीक है।